श्रद्धा से भी विभत्स मौत। महिला के सिर पर चाकू से वार। शकील मियां ने दोनों हाथ काटे। पीठ और छाती पर मारा चाकू। विरोध करने की क्रूरतम सजा। घर आने से रोकने की सजा मौत। तड़प तड़प कर नीलम की मौत। शकील मियां ने मार डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और दिल्ली की श्रद्धा मर्डर को लोग अभी भूल भी नहीं पाए कि बिहार के भागलपुर में श्रद्धा जैसा विभत्स हत्याकांड सामने आया है। यहां कसाई बन चुकी शकील मियां की शिकार बनी नीलम देवी। शकील ने नीलम देवी के शरीर पर चाकू से दर्जनों वार किए, बेरहमी से शरीर के अंग काट डाले और फिर उसे तड़पता छोड़कर वहां से फरार हो गया। इस जघन्य वारदात में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दर्द, ये पीड़ा उस नीलम देवी नाम की महिला का है जो बेरहमी की शिकार होने के बाद मौत से पहले ये बयान लोगों के सामने दिया था। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र की रहने वाली ये महिला अब इस दुनिया में नहीं है। इसे दिल्ली की श्रद्धा जैसी हैवानियत का शिकार बनाया शकील मियां ने। वही शकील मियां जिसने बड़ी ही बेरहमी से नीलम देवी पर सरेराह चाकू से दर्जनों बार वार किया, सिर पर वार किया, छाती पर हमला किया, दोनों हाथ काट डाले और पीठ पर भी चाकू से वार कर फरार हो गया। पीरपैंती के सिंघिया पुल के पास नीलम बाजार से अपने घर लौट रही थी, लेकिन उस पर धारदार हथियार से वार कर मरने के लिए तड़पता छोड़ शकील भाग खड़ा हुआ। नीलम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पति ने शकील मियां को अपने घर पर आने से रोका था। परिजनों का आरोप है कि शकील गलत नियत से उसके घर आना चाहता था, लेकिन मना करने पर वो पागल हो गया और नीलम देवी पर रास्ते में ही हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को भागलपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक नीलम की जान जा चुकी थी। शकील मियां ने जिस बर्बरता से वार किया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शकील कितना बड़ा सनकी और शैतान है। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। कल संजोग ऐसा हुआ कि टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर। कहाँ पर? पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया। शकील पर आरोप है कि वो महिला का पीछा करता था, बार बार घर पर आने की कोशिश करता था। नीलम के पति अशोक यादव ने उसे घर पर आने से रोका। विरोध करने पर चाकू से गोदकर शकील ने उसे मार डाला। वारदात के बाद परिजन मदद की आस में पुलिस से संपर्क करते रहे। कोई मदद मिल जाए इसकी गुहार लगाते रहे, चीखते रहे, लेकिन पीरपैंती के थानेदार ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। पुलिस को सुबह 10 से 12 बार कॉल किया, लेकिन एक भी बार कॉल वो रिसीव नहीं किया, नहीं उधर से कॉल किया। किनको फोन किए थे? पुलिस को, पीरपैंती थाना बड़ा बाबू को। नहीं फोन उठाए? नहीं, वो फोन नहीं उठाए। एक सिरफिरा सरेराह किसी महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर देता है, वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस है कि संज्ञान लेना तक मुनासिब नहीं समझती। ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि भागलपुर की श्रद्धा का शकील कहां है?
अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पीड़ित का फोन पुलिस ने क्यों नहीं उठाया? लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई कब? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और देखिए, इस वक्त खुद अशोक यादव जो मृतक नीलम देवी के पति हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो शकील मियां है, उनसे आपके कैसे संबंध थे? क्योंकि शकील मियां ही इस पूरे मामले में मुख्य किरदार है, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। शकील मियां को आप कैसे जानते थे? क्या सर? शकील मियां की हम बात कर रहे हैं। शकील मियां के आपसे कैसे संबंध थे? आप उनको कैसे जानते थे? हमसे उनसे कोई संबंध नहीं है सर। जी, तो वो आपके घर में दाखिल होना चाहते थे, आपके घर में वो प्रवेश करना चाहते थे, क्यों? इसी तरह रास्ता पर घर है, इसलिए जाता आता था। तो क्या वो आपके घर के आसपास रहते थे? नहीं। शकील मियां के बारे में हमें इस बात की जानकारी दे, क्योंकि वो आपके घर में प्रवेश भी करना चाहते थे और आपकी पत्नी के बारे में भी जानकारी मिली कि उनसे वो मुलाकात करना चाहते थे। क्या उन दोनों के बारे में आपको किसी तरह की जानकारी है? क्या वो आपकी पत्नी को जानते थे? नहीं। आपने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? जी। जब आपकी किसी तरह की संबंध नहीं थे, आप शकील मियां को नहीं जानते थे, तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया? कैसे आपकी पत्नी की हत्या कर दी गई? वो जो है न सर जी, उसको हम अपने घर जाने आने से मना किए थे कि तुम हमारे घर में मत आया करो, जाया करो, ये सब बात ठीक नहीं है। तुम ही रहो, कोई संबंध तुमसे हमसे नहीं है। काहे के लिए आते जाते हैं? इसी लोग लेकर के उसको गुस्सा हो गया था। तो अशोक जी, अगर वो आपके आसपास नहीं रहता, आपका पड़ोसी नहीं, आप उसे जानते नहीं, तो ऐसे ही घर में प्रवेश तो कोई नहीं कर सकता। कैसे वो आपके घर में आया जाया करता था? दुकान था सर, दुकान पर आता जाता था। जी, आपकी दुकान पर? घर पे दूर है में है, दुकान था पहले। अशोक जी, आपकी दुकान थी और उसी पर वो आया जाया करते थे? जी सर। किस चीज की दुकान है आपकी? किराना की, वही छोटा मोटा दुकान। तो क्या वो आपसे किसी तरह की मांग भी कर रहे थे? किसी चीज को लेकर उनकी मांग थी? आखिर वो आपकी पत्नी से क्यों मिलना चाहते थे? नहीं, कुछ हम उसका आदत खराब देखे, इसलिए हम मना किए थे। जी, इस पूरी वारदात को जब अंजाम दिया गया, जब आपकी पत्नी की हत्या की गई, इस बात की जानकारी आपको मिल पाई थी? कब मिली इस बात की जानकारी? ये घटना थी होने के बाद हमको कोई परिजन देखा, वही जाकर के बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे परिवार है, जाकर के देखो, हम लोग सुन करके आए हैं। जी अशोक जी, अब जब इस तरह की घटना घट गई है आपके घर में, आज आपकी पत्नी आपके बीच नहीं रही, अब ऐसे में पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? हम मांगते हैं वही कि हम जिस तरह का हमारा पत्नी का घटना हुआ है, उसी तरह प्रशासन उनको फांसी सजा दी जाए। जी अशोक जी, इस बात की जानकारी दे कि जब पुलिस प्रशासन को आपने बातचीत करने की कोशिश की, उनका फोन मिलाया, तो क्या उनसे बात हो पाई थी आपकी? जी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी। हम आशा करते हैं कि आपकी मांग पूरी की जा सके। हालांकि इस जघन्य अपराध के बाद सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वहीं इस बेहद खौफनाक वारदात के बाद सियासत से जुड़े नेताओं ने भागलपुर कांड की कड़ी निंदा की है। आरोपी को कठोर सजा दिलाने की मांग की जा रही है। वहीं बीजेपी इस कांड को सांप्रदायिक नजरिए से जोड़कर देख रही है। घटना के संबंध में वहाँ के एसपी बता रहे हैं कि जो मृतका थी और जो आरोपी हैं, इनके बीच पहले से जान पहचान थी। सभी आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है और सबकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। इस मामले पर राज्य सरकार गंभीर है और इस मामले को कोई राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग इसको जो राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसकी भर्त्सना हम लोग करते हैं और जो अपराधी है उसको यथाशीघ्र पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए। हाँ, इसको हम चाहेंगे इसको धर्म से जोड़ करके न देखा जाए। बिहार में मैं शुरू से कहता हूं कि जो पीएफआई के जदयू के द्वारा पोषित अफसर बैठे हैं और राजद में जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, उन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। और भागलपुर के पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या मामले पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने एसपी से आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मुझे भी सूचना है और सबसे आश्चर्य बात है कि वहां का पुलिस जो थाना इंचार्ज है उसको फोन किया गया थाना में, तो फोन तक नहीं उठाया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी मैं नाथनगर में गया था तो वहां भी पुलिस को फोन किया, पुलिस ने फोन नहीं उठाया कि भाई एसएसपी को जरा टाइट करिए। कहा कि थाना प्रभारी अगर फोन नहीं उठाया हत्या के बाद, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है जनता के लिए। इसलिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करूंगा। अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब फोन ही नहीं उठाया तो अपराधी क्या गिरफ्तार होगा। अरे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम एसएसपी जो भागलपुर के हैं, इनको देखना होगा कि आपके अधीन जो पदाधिकारी सुनते नहीं है, जनता कोई काम नहीं करते, इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि उस पर कार्रवाई करें, थाना अध्यक्ष पर तुरंत गिरफ्तार करें जो भी हत्यारा है, और अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल ये गलत है। वहीं नीलम हत्याकांड को लेकर लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं कल तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर मंगलवार से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस पर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर कल तक हम लोग देखेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मंगलवार से हम लोग इस पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक यह गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और केवल यही घटना नहीं, लगातार इधर के दिनों में जो सुल्तानगंज में जो घटना घटी है और इस प्रकार की जितने भी घटनाएं घटी है। और देखिए, लखीसराय में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ लूट का वातावरण बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके साथ जो पंच प्यारे लोग हैं वो सरकार को सही गाइड नहीं कर रहे हैं। विकास में सिर्फ लूट की वातावरण बनाई जा रही है, और अगर जो थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है तो जनादेश क्यों नहीं नया प्राप्त कर लेते हैं, क्यों नहीं सत्ता का लोभ त्याग देते हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार से बिहार संभल ही नहीं रहा। बिहार में फिर 2000 ईस्वी में जो सरकारें थी, 2005 तक जो सरकार थी, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है और नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है। अब परोक्ष रूप से दूसरे पार्टी के लोग शासन कर रहे हैं। ये बिहार के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला। छपरा में एक सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ शराब पीने वालों के लिए, लेकिन बेचने वालों की चांदी कट रही है। चिराग ने यह भी कहा कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा, जबकि माफिया खुलेआम शराब बेच रहे हैं और उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही। जगह जगह शराब की दुकानें पहले खुलवाने का काम किया मुख्यमंत्री, और अब जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो वही दुकानें बंद करवा कर बोलते भैया शराबबंदी लागू हो गई। और शराबबंदी में किसको पकड़ा जा रहा है? मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, जो पिएगा वो मरेगा। तो जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा उसको आप पकड़िएगा भी, पर जो पिलाएगा और जो बनाएगा उसको ये नहीं पकड़ेंगे। जो शराब के धंधे में लिप्त होगा उसको मुख्यमंत्री नहीं पकड़ेंगे, उसको संरक्षण मिलेगा। जो लोग अवैध शराब का निर्माण करेंगे उसका संरक्षण होगा, पर जो पिएगा
वो मरेगा, और जो नहीं भी दिएगा उसको भी इनका प्रशासन झूठे मुकदमों में जेल के भीतर भरने का काम करेगा। ये बिहार की व्यवस्था है। और इधर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण की निमुइया पंचायत में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बना सकते हैं, साथ ही राजनीतिक जीत भी हासिल कर सकते हैं। तो यहीं से दूसरे राज्य में चढ़ाई होगा, क्योंकि ये बात प्रमाणित कर दिया जाएगा कि नहीं, हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर नई व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें राजनीतिक जीत भी मिल सकती है। इसीलिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हमको आपसे वोट नहीं चाहिए, रघुआ हमरा के वोट मत दी, लेकिन इस बात को मन में जांचिए, परखिए, देखिए कि जाति आधारित जो व्यवस्था है जिसमें आप समीकरण बनाकर चुनाव लड़ते हैं, इसमें ना आपको राजनीतिक जीत मिल रही है, ना हिस्सेदारी मिल रही है, ना आपका विकास। उधरनी विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखिए, कुर्नी सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होंगे और इस एक सीट का उपचुनाव सत्ताधारी महागठबंधन के साथ ही विपक्षी बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। नीतीश तेजस्वी के साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक डाली। कुर्नी की जंग इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि यहां जेडीयू और बीजेपी के साथ ही वीआईपी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट के उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 दिसंबर गुरुवार को आएंगे। ऐसे में सभी पार्टियों ने इस एक सीट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। वैसे कुर्नी में मुकाबला चौतरफा दिख रहा है। जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी से केदार गुप्ता, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नीलाभ मिश्रा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मुर्तजा अंसारी चुनाव मैदान में है। यानी मुकाबला कुल मिलाकर चौतरफा है। मतदान से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुर्नी में 320 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथों तक पहुंच चुके हैं। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी और पोलिंग पार्टीज की भी सुविधा के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ काफ़ी स्मूथ चल रही हैं, वो उपलब्ध कराई हैं। हाल ही में हुए मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में 1-1 की बराबरी पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच खत्म हुआ था, लेकिन कुर्नी की सिटिंग सीट आरजेडी ने जेडीयू को इस बार दे दी है। ऐसे में नीतीश की प्रतिष्ठा तो दांव पर है, उनके साथ ही तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। तभी तेजस्वी अपनी सभाओं में पिता लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लोगों से इमोशनल कार्ड खेलते भी दिखे। तो वहीं बीजेपी जीत के दावे कर रही है। नाक की लड़ाई बनी कुर्नी सीट पर जनता का आशीर्वाद आखिर किसे मिलता है, इसका फैसला तो नतीजे के दिन ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना पुलिस ने एक बड़ी चोर गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 8 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने चोरों को 2 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इन पर 6 महीने में 21 चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप है। गिरोह ने दीपावली और छठ के समय कई घरों को निशाना बनाया। चोर गिरोह के बदमाश एसी मैकेनिक, प्लम्बर, मिस्त्री बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अपराधियों के पास से चोरी के 30 लाख का सोना जब्त किया गया। गिरफ्तार 8 आरोपियों में 5 आभूषण विक्रेता हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा। पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी के साथ 1,41,000 कैश भी जब्त किया है। साथ ही चोरी के काम में लाए जाने वाले कटर, छेनी, हथौड़ी भी बरामद की गई है। ये लोग कलकत्ता में और नेपाल में भी जाके छिपते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के पश्चात। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी निशानदेही पे बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। तकरीबन 560 ग्राम सोना जो इन लोगों ने विभिन्न घरों से चुराया था,
वो रिकवर हुआ है, जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 30 लाख रुपया है। तकरीबन 1 केजी 95 ग्राम चांदी, जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपया है, और 1,41,000 रुपया इनसे नगद अभी तक रिकवर हुआ है। प्लस ये जो ताला तोड़ने के लिए और शटर तोड़ने के लिए कटर, प्लास, शैनी, हथौड़ी वगैरह रखते थे, ये इन लोगों से रिकवर हुए हैं। इनके गिरफ्तारी से अभी तक टोटल 21 चोरी की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। हम लोगों ने जो पीड़ित हैं उन लोगों को भी बुलाया है, उनको आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए। इसमें जो 5 सुनार जो हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र का भी है। और देखिए, राजधानी पटना में चोर गिरोह के अपराधियों के साथ 5 आभूषण कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद शास्त्री नगर थाना में आभूषण कारोबारियों के परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई है। आभूषण कारोबारियों के परिजनों ने पुलिस पर बेवजह फंसाने के आरोप लगाए हैं। वहीं छपरा पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी बिट्टू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू 2019 के चर्चित दारोगा सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल था और फरार भी चल रहा था। उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। बिट्टू ने बिहार के साथ यूपी में भी कई वारदातों को अंजाम दिया था। एसएसपी ने बताया कि बिट्टू सिंह को गरखा के पास पकड़ा गया और उसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी था 50,000 का इनामी बिट्टू सिंह। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2019 में SIT हत्याकांड हुई थी और जिसमें दरोगा, एक हमारा सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ कई अन्य उसमें घायल भी हुए थे मढौरा में। उसी का ये मोस्ट वांटेड था और जिसमें कि ये फरार चल रहा था, जिसमें इनाम की घोषणा भी राज्य सरकार के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा की गई थी 50,000 का। और हम लोग लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगे हुए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।